अभी तक अगर मुझे कोई डाउट भी था कि अगर राहुल गांधी जी समहाउ प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे तो जो ब्यूरोक्रेसी होती है कंट्री की, या जो दूसरे ज़्यादा एक्सपीरियंस लीडर्स हैं उनकी पार्टी में, उनकी बात सुन के या उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा के, या डिफरेंट तरीके की कंटिजेंसीज होती हैं सिस्टम में, कोई ना कोई इंटरवेंशन हो जाएगी, कोई ना कोई सोल्यूशन की तरफ बात चली जाएगी। तो अगर ये लोग कुछ बहुत ज़्यादा भी गलती से अनजाने में कोई ऐसा कदम भी अगर उठाने लग जाएंगे जिससे कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है कंट्री के ओवरऑल सिस्टम को, कोई भी सिस्टम हो, इकोनॉमिक, सोशल, वटेवर जो भी ये कह रहे हैं, हालांकि जो ये चीज़ें कह रहे हैं करने के लिए कि हम जाति जनगणना करेंगे और उसके बाद हम रिसोर्सेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वो तो टोटली डिस्टोपियन नाइटमेयर जो होता है कम्युनिस्ट का, उसमें से निकल के आया है, जिसकी वजह से शायद मिलियंस ऑफ मिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ मिलियन के ट्यून में लोग मरे हैं डिफरेंट रीज़न से, भुखमरी से, वटेवर, और कंट्रीज़ की इकोनॉमी बर्बाद, खस्ता हाल सब हो गई है। आज भी वो कंट्रीज़ रिकवर नहीं कर पाई जिन्होंने करीब आज से 35 साल पहले कम्युनिज़म को छोड़ दिया था, 34-35 साल पहले। आज भी उन कंट्रीज़ की इकोनॉमी, आपको आज भी बर्लिन की सिटी जो कि डिवाइडेड थी ईस्ट और वेस्ट जर्मनी में, जिसको बर्लिन वॉल कहते हैं, उसके जो ईस्ट साइड का जो पोर्शन था, आज भी आप स्पेस से जब देखते हो सैटेलाइट पिक्चर्स वगैरह तो आपको येलो लाइट्स दिखाई देती हैं इस साइड। ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, ये वो हर चीज़ में फ़र्क है आज भी। और ये हम जर्मनी की बात कर रहे हैं 35 साल 34 साल पहले, जो कि उन्होंने करा लिया था फ्री, और जो कि जर्मन से एक ऐसी कंट्री है, इकॉनमी है, लोग हैं जिन्होंने ताबड़तोड़ तरक्की की। तो इतने गहरे नुकसान कम्युनिज्म पहुंचाता है, और मुझे पता है कि ये लोग अपने आप कम्युनिस्ट क्लेम नहीं कर रहे, बट हरकतें इनकी वही हैं। पर अब मुझे कोई शक भी नहीं रहा कि ये लोग कोई बेवकूफ़ी में ऐसी बातें कर देते हैं, या कोई इनको हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या जो भी है, ये सोच रहे हैं कि शायद इससे बेटर सिचुएशन हो जाएगी। मतलब मैं इनको इस बात का क्रेडिट देने के लिए तैयार था कि मैलिस नहीं है इनके विचारों में, इनकी सोच अच्छी है। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैलिस भी अटैच है। आप लोगों ने भी देखा होगा, काफ़ी सारी रिपोर्ट आई हैं। राहुल गांधी जी यूएसए गए, उसके बाद उन्होंने जो वहाँ स्पीच दी वो किस लेवल की टट्टी थी वो तो आप लोगों ने देख ही ली। और जिस लोगों से भी वो मिले हैं ना, वो भी टट्टी से कम नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक कांग्रेस वूमेन है यूएसए में, इल्हान उमर नाम की, सोमालियन बैकग्राउंड की है। वो इतनी बड़ी गद्दार है, वो सोमालिया से यूएसए आई, यूएसए ने उसे शरण दी, अपनी कंट्री में रहने का मौका दिया, और बल्कि इतने लेवल की अपॉर्चुनिटी दी कि वो कांग्रेस वूमेन है, ठीक है। हर वक्त वो ऐसी बातें करती है जिसमें वो यूएसए की जड़ काट रही होती है, हर वक्त यूएसए का नुकसान करवा रही होती है, यूएसए की इंटरनल सोसाइटी को डैमेज करती रहती है। नेगेटिव चीज़ों को यूएसए में प्रमोट, वो कल्चर, ये सब ये प्रमोट कर रहे हैं जिनसे कि उनकी सोसाइटी बेसिकली इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी क्रम्बल हो रही है धीरे धीरे। अब ये होता है कि नहीं होता, ये कोई इतने बेवकूफ़ लोग तो नहीं है ना जो इन्होंने दुनिया में सबसे आगे तरक्की कर ली, कोई ना कोई तो दिमाग वाले लोग भी होंगे वहाँ। तो ये कितने टाइम बाद ये रुकेगा, या रिवर्स होगा, या प्रोसेस, या नहीं होगा, सोसाइटी क्रम्बल हो जाएगी वेस्ट में, ये नहीं पता। लेकिन ये वो ऐसे कीड़े हैं सोसाइटी के जो सोसाइटी के डाउनफॉल को एक्टिवली पुश कर रहे हैं। और हमारे जो ये LOP हैं, LOP की डेफिनेशन या फुल फॉर्म अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लो, जो भी होगी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो मैं नहीं बोल सकता। ये जा रहे हैं ऑपोजिशन पार्टी, वटेवर ये जा रहे हैं और मिलते हैं वहाँ पे इल्हान उमर से। इल्हान उमर वो इंसान है जिसने बर्नी सैंडर्स, जो कि एक प्रॉबेबल कैंडिडेट था प्रेसिडेंट का लास्ट इलेक्शन में, वो शायद जीत जाता, लास्ट 2016 में वो शायद जीत जाता। मतलब प्रॉबेबल से मेरा कहने का मतलब कि उसकी पॉसिबिलिटी थी, अगर उसको डेमोक्रेटिक पार्टी टिकट दे देती हिलरी क्लिंटन के बजाय, तो ट्रंप से शायद वो जीत जाता। उस इंसान को इस इल्हान उमर ने एक्टिवली अगेंस्ट इंडिया पुश किया, कन्विंस किया, लॉबी किया, जो जैसे भी आप कहना चाहो। इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है इंडिया से, ये सोमालिया से है, लेना देना ही कोई नहीं है, ये यूएस से चली गई थी, वटेवर, जैसे भी 2 नंबर तरीके से टाप के गए हो, मुझे नहीं पता। लेकिन वहाँ जाके क्या कर रहे हैं, एक तो जिस कंट्री ने इनको मौका दिया, सब कुछ दिया, पूरी ज़िंदगी दी, उसकी जड़ें खोद रहे हैं। ऊपर से
इंडिया के अगेंस्ट जो इनकी हरकतें हैं वो अलग हैं, सोसाइटी में मैनेज क्रिएट करना वो इनकी अलग हरकतें हैं। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन का वहाँ जाके इस तरीके के लोगों से मिलने का क्या सीन बनता है या फिर क्या रीज़नेबिलिटी बनती है? जब पीएम मोदी कहते हैं कि एक इकोसिस्टम है, एक प्रॉपर चीज़ है, एक जब लोग कहते हैं कि सोरोस वगैरह जैसे लोग हैं इस तरीके की चीज़ों को फंड करते हैं, तो लोग सोचते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये है वो है। ध्रुव राठी को सोरोस फंड करता है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। ध्रुव राठी कहता है मुझे कोई फंड नहीं करता, कोई साबित करके दिखा दो, ये वो जो भी है। यार ऐसी बातें हैं। पहली बात तो वाइट कॉलर क्राइम को साबित करना ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, ठीक है, अनलेस अदरवाइज आपको डिजिटल ट्रेल वगैरह कुछ मिल जाए उनकी, वो एक अलग चीज़ है। बट तब भी आप कुछ ना कुछ बता के इस्टेब्लिश कर सकते हो, मतलब कोर्ट में मैं कह रहा हूँ, लीगली। जनता माने या ना माने वो एक डिफरेंट बात है। अब ये बंदा जर्मनी में रहता है, जर्मनी की DW न्यूज़ है, DW न्यूज़ की कभी भी कवरेज उठा के देख लो, DW हो BBC हो, इनकी कभी भी कवरेज उठा के देख लो इंडिया के बारे में, इनके कैसे विचार होते हैं। हमेशा ये कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, जबकि कांग्रेस ने 50 साल तक लूटा है इस देश को और पीछे ही रखा है। कुछ अच्छे काम इन्होंने किए थे शुरू में, जो कि आज भी किसी न किसी हद तक फल दे रहे हैं एजुकेशन वगैरह के पर्पज से, बट मेंटली इन्होंने स्लेव बना के रखा है। ये मुझे लगता है, ये मेरी अब अंडरस्टैंडिंग है। मैं पहले इतना नहीं सोचता कि इतना कुछ होता होगा, बट अब मुझे प्रॉपर लगता है कि अंग्रेज चले गए थे, इनको छोड़ के चले गए थे, अपनी प्रॉक्सी छोड़ के चले गए थे, और बेसिकली मेंटली कैप्चर रखे पूरी की पूरे इस नेशन को, मेंटली साइकोलॉजिकली एक जिसे कहते हैं कि गुलाम मानसिकता को घुसा के रखो इनके दिमाग में। और अब जो है ना वो इनके आर्मर में चिंक्स दिखने शुरू हो गए। गवर्नमेंट आ रही है, नाम चेंज कर रही है, इनकी जगह जगह से ऐसी ऐसी जगहों से इनकी सराय की मतलब इनका दर्द सामने आ रहा है उस चीज़ से। और अब ये खुल के आ गए हैं अपने असली रंग में, क्योंकि अगेन मैं कह रहा हूँ, मैं हूँ बेवकूफ़ या नाइव कि मैं नहीं सोच रहा इनके बारे में, लेकिन अब तो ये खुल के सामने आ गए हैं। अब तो ये बाहर जाके ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो कि एक्टिवली एनिमी है, हमारे देश के एनिमी है, क्योंकि वो लिटरली एक बहुत बड़े पावर को दुनिया की, जो कि जिसके इंडिया से अच्छे रिलेशन है, उनको इंडिया के अगेंस्ट पिट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी पूरी ताकत के साथ, जबकि उनका डायरेक्टली कोई ऐसा रिलेशन भी नहीं है इंडिया से कि उनको अगेंस्ट होना चाहिए पर्सनल लेवल पे। तो यानी कि ये एक सिस्टमैटिक तौर पे चल रहा है ना, यानी कि एक ग्रुप है, एक क्लीक ऑफ पीपल है जो कि एक सर्टेन गोल की तरफ काम कर रहे हैं। इंडिया के लीडर ऑफ अपोजिशन, इंडिया की वो चुनी हुई गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तुम क्यों मिल रहे हो उससे? तुम्हारा क्या मतलब बनता है उससे मिलने का? तू USA में जाके राहुल गांधी जैसे बंदे, भाई क्या बोल रहा है वहाँ पे जाके? भाई इंडिया की आवाम से, इंडिया की जो जनता है, इनसे वोट चाहिए ना, यहाँ पे चेंज लाना है ना, यहाँ पे बेटरमेंट करनी है ना, तो यहाँ पे करो ना। भारत यात्रा जोड़ो जो भी है, उसको कोई अच्छा मानता हो बुरा मानता हो, इंडिया में हुई, उसको कोई शक की निगाह से नहीं देख सकता कि भाई ये अगेंस्ट कंट्री होगी। एटलीस्ट उसको ये कहा जा सकता है यार इसकी पॉलिसीज बेवकूफ़ है। बट जब आप इस तरीके से इंडिया से जाके बाहर ऐसे लोगों से मिल रहे हो, एक्टिवली एनिमी ऑफ द नेशन है, तो आपके बारे में क्या समझा जाए? और मैं किसी और कंट्री को, इवन इल्हान उमर को भी मैं इस तरीके से इसमें दोष नहीं दूंगा। उसका इसलिए रीज़न है दोष नहीं देने का कि भाई वो तो बाहर के बंदे हैं, उनका क्या लेना देना है यहाँ से। ये इंसान, इसकी पूरी फैमिली पूरी जनरेशन से बेनिफिट हुई है इस नेशन के फ्रूट्स को इन्होंने खाया है। इनफैक्ट नेशन को ही खा गए किसी हद तक, लेकिन ये नहीं कि यहाँ के प्रति दिखाएं अपनी वफादारी बेसिकली। और वैसे भी यार मैं तो इस व्यक्ति को कायदे से तो भाई लॉ कहता हो चाहे ना कहता हो, ये हाफ इटालियन है भाई ये इंसान। मेरे हिसाब से तो इसे वैसे भी कंट्री का लीडर नहीं बनना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर। लॉ कुछ और कहता है, मेरा ओपिनियन लॉ से अलग है। ओपिनियन रखने के लिए पूरी आज़ादी है देश में। मेरा ओपिनियन है इस व्यक्ति को नहीं बनना चाहिए देश का प्राइम मिनिस्टर कभी भी, जस्ट बिकॉज इसकी हाफ नेशनैलिटी ही कहीं और से आती है। और मैं पहले इतना उदार था, या पहले इतना उदार कह लो व्हाटएवर, मैं सोचता था कि भाई अगर जब सोनिया गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने का 2004 में चल रहा था, मैं तो काफ़ी छोटा था, लेकिन मैं ये सोचता था कि बनने में कोई दिक्कत नहीं है अगर बनना चाहे। लेकिन अब मुझे रियलाइज होता नहीं यार, जो लोग विरोध कर रहे थे वो सही थे। मैं बच्चा था, मेरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं थी चीज़ों की। क्योंकि जब ये ऐसी देखो, जिस व्यक्ति की हरकतें दिख रही हैं, एक पैटर्न दिख रहा है, चाहे वो विदेशी भी हो,
उसको आप एक ये तो कह सकते हो ना कि भाई इसका एक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है। अब ये लोग जो हैं ये कंटिन्यूसली अपनी ऐसी, इनकी बातें ऐसी हैं, इनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो ये पुट फॉरवर्ड करते हैं, और ये ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, और इनके एक्शंस ऐसे हैं जो हर कुछ ओवरऑल कंट्री के अगेंस्ट जाता है। आज के टाइम में अगर ओवरऑल देखा जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी कंट्री की ठीक है, कोई बुरे हालत में नहीं है। हमारी कंट्री में आज के टाइम पे दो चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। सोशल सिंक्रोनाइजेशन, जिसमें कि एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कास्टिज्म एज एन इसलिए बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है लोगों के अगेंस्ट उसकी वजह से, अगर आप रिजर्वेशन को हटा दो तो कास्टिज्म बड़ी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि उसका यूज़ हो रहा है एक दूसरे के अगेंस्ट कंट्री में लोगों के ग्रुप्स के बीच में रिफ्ट पैदा करने में। तो कास्टिज्म में सोल्यूशन ये करने की ज़रूरत है कि जो लोग अपनी कास्ट में बहुत ज़्यादा प्राइड है या कास्ट के ही लेंथ से चीज़ों को देखते हैं, उनको उसमें से बाहर आने की ज़रूरत है। ये सोल्यूशन एक तो सोशल लेवल पे चाहिए, और एक रिलीजियस हार्मनी की भी हमारी कंट्री में ज़रूरत है। भाई कोई किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, एट द एंड ऑफ द डे आप इस कंट्री में रहते हो, अगर आपको बेनिफिट चुनने का मौका आता है जहाँ पे आपके रिलीजन का बेनिफिट हो रहा है या फिर आपकी कंट्री का बेनिफिट हो रहा है, तो अगर आपके अंदर शक है कि भाई मैं किसका बेनिफिट चुनूँ, तो फिर भाई आपको बहुत तगड़ा अपने ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा फ्यूचर इसी कंट्री के अंदर है। ठीक है, रिलीजन और वो क्रॉस होने ही नहीं चाहिए एक दूसरे के साथ। खैर वो एक बहस का टॉपिक है अपने आप में। तो एक तो ये हो गई सोशल, और दूसरा एनवायरमेंटल। हमें अपनी एयर की क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, और इन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनकी क्वालिटी, नदियाँ वगैरह, नाले, ये जो होते हैं, सफाई सुथरी, इस चीज़ पे काम करनी। इसके अलावा इकोनॉमिक वगैरह ऑफ कोर्स हमें कंटिन्यूसली ग्रोथ की ज़रूरत है, आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है, बेटर करने की ज़रूरत है चीज़ों को। बट अगर हम इन दोनों चीज़ों को बचा लें या कंजर्व कर लें किसी भी तरीके से, तो बाकी चीज़ों में हम ठीक जा रहे हैं। तो ये लोग ये लोग उन्हीं चीज़ों पे हमला कर रहे हैं। एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहा, बट ये लोग सोशल स्ट्रक्चर को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं कंट्री की। और ये मुझे लग रहा है कि ये जेलसी में, पावर हंगर, पता नहीं कौन सी डिमोन की लाइक सेडिस्ट सोच है इनकी। कितने इनको करोड़ों लाखों करोड़ रुपए कमाने हैं मुझे नहीं पता, बट ये कर रहे हैं उस साइड पे, उसी चीज़ पे चोट कर रहे हैं जिसको हमें शायद आज के टाइम पे अपने देश में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जिन्हें बचाने की ज़रूरत है उनमें से एक है।